अब हम कुछ महत्वपूर्ण या मूलभूत बलों के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में कंट्रोल कंट्रोल बारे में जानते हैं। फिजिक्स, हाँ, यहाँ पे हम जानते हैं कि या we know that force is an effort in the form of push or pull which is required to bring an object in motion or to deform the body। या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या मूव हो रहा है तो स्टॉप करने के लिए या उसके शेप में चेंज लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अब यहाँ हम फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस में है, पहला एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और उसके अलावा यदि हम हाँ, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर सेकेंड है यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो ऐसे क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास या कोई भी सब्सटेंस जिसको अपन वेट में ले सकते हैं, 10 kg, 5 kg ऐसा। तुम्हारे बुक में जो दिया है बुकीज लैंग्वेज में, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ कुछ दिया है जो थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है, इंट्रोडक्शन है समझो। तो जैसे हमको मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? देख, सामान्य है, मान लो हमको किसी एक चीज़ की जो ज़रूरत है हमको ज़्यादा है, किसी और को उसकी ज़रूरत कम है, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि मान लो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ खपत है मान लो चावल का रोज़ का आधा किलो, तो भाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये जो चावल है वो आधा किलो है? किसी के यहाँ ज़्यादा मेंबर हैं तो वहाँ चावल ज़्यादा बनता होगा, हो सकता है 1.5 किलो पकता होगा, तो कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे? तो एक निश्चित हमने यूनिट तय कर रखा है, ठीक है। जैसे एक निश्चित मास है जिसको 1 किलोग्राम कहते हैं, जो स्टैंडर्ड कहीं रखा हुआ है, उसके हाफ को हम हाफ केजी कहेंगे। माने हमको यहाँ पे मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, हम हाफ केजी निर्धारित करेंगे तो किसी न किसी से कंपेयर करेंगे उसको, ठीक है ना। मेजरमेंट जो है वास्तव में कंपैरिजन ही है। तो यहाँ पे बोल रहा है देखो, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस it in number, you know something about it, but when you cannot express it in number, your knowledge is of merge and unsatisfactory। ये क्या बोल रहा है देखो, जब तुम किसी के मेजर के बारे में बोलते हो या किसी चीज़ को माप सकते हो, तो तुम ये कह सकते हो कि ये इतना है, इसका अमाउंट क्वांटिटी जो भी है वो इतना है, ठीक है ना, और उसको तुम व्यक्त कर सकते हो, मतलब उसके बारे में बता सकते। हाँ, उसके बारे में बता सकते हो। भाई तुम्हारे पास हाँ ये पूरे बोरा में रखा है, वो कितना किलोग्राम है, तो कितना इसका वेट है, तो कब बताओगे तुम? जब तुमको मालूम होगा कि इसमें 100 kg या 50 kg कितना चावल या जो भी है रखा हुआ है, तुमको मालूम होगा पहले से, तभी तुम उसके बारे में कुछ बता पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, व्यक्त कर पाओगे। तो इस तरह से हमको ये निर्धारित करने के लिए कि किस चीज़ की कितनी आवश्यकता किसको है, एक कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहीं पे हमको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कुछ और बोला है देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ यंग मैन to acquire from his first courses in physics is an appreciation for precise detail।
ये एक्स्ट्रा ट्रेलर दे रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया, क्यों नापने की ज़रूरत पड़ती है? भाई हम ये निर्धारित कर सकें कि कोई भी चीज़ जो है, जो कमोडिटी है, हमको कितनी ज़रूरत है या किसी सामने वाले पर्सन को कितनी ज़रूरत है। यदि उसको ज़रूरत है तो हम उसको कैसे कंपेयर करें, कैसे डिटरमाइन करें कि उसको जितनी ज़रूरत है वो इतना ही है। तो इस तरह से हम सही उसको एक्सप्रेस कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ इतनी है, या उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर पाएँ। तो डिटर्मिनेशन फॉर द क्वांटिटी ऑफ सम कमोडिटी, इट इज़ इसेंशियल दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। किसी भी कमोडिटी को उसका कितना क्वांटिटी है हमारे पास या कितना क्वांटिटी की ज़रूरत है, ये निर्धारित करने के लिए हमको एक मेजरमेंट की सिस्टम का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है इसके लिए? यही है कि हमको कैसे निर्धारित करें, कैसे व्यक्त करें कि कोई चीज़ कितना है। तो ये हो गया। अब यूनिट क्या होता है? देखो, यूनिट दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। अब देखो फंडामेंटल यूनिट क्या है। कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, क्योंकि वो अपने मूल रूप में ही जाने जाते हैं, उसको किसी दूसरे से डेराइव नहीं किया जा सकता। वो है, देखो, मास है, लेंथ है और टाइम है। किसी का मास कितना है हम उसको फंडामेंटली में से कंपेरिजन हम बना रखे हैं, एक सिस्टम, उससे कंपेयर करके बताते हैं। वो किसी दूसरे के हेल्प से नहीं बताता। जैसे हेल्प मतलब, जैसे देखो स्पीड का जो मेजरमेंट है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मेजरमेंट किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस और टाइम पे। तो हम डिस्टेंस और टाइम के टर्म में यदि हम स्पीड का मेजरमेंट देंगे तो वो क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट होगा, क्योंकि डेराइव किया गया है उसको डिस्टेंस और टाइम के यूनिट से। और किसी का वेट बताना है, मास बताना है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं उसको, केवल ये जो मास है या कितना सब्सटेंस है ये हम बताते हैं। बस एक स्टैंडर्ड यूनिट हम निर्धारित कर रखे हैं, उसी से उसका कंपेयर करते हैं। जैसे 10 किलोग्राम में कैसे बोलेंगे हम? भाई हमने निर्धारित कर रखा है कि एक निश्चित क्वांटिटी जो कि 1 किलोग्राम है, उसके 10 टाइम हम लिए तब वो 10 किलोग्राम हुआ। ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पे द फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन दे रहा है, देखो तुम्हारे बुक की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। देखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ऐसा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो दूसरे सभी फिजिकल क्वांटिटी से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको शो करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का सहायता लेना पड़ता है, तो उसको अपन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है? तो मास है, टाइम है, लेंथ है, और 7 ऐसे हैं जो फंडामेंटल यूनिट से आगे पढ़ोगे, जैसे एम्पियर है, केल्विन है, और ऐसे ही 7 हैं। तो फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम। अब दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो तो पहले बताया, मैं एक बार और बोल देता हूँ कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको शो करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, तो इसका जो ऐसे क्वांटिटी को अपन डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है? जैसे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ भी लेंथ है और लेंथ भी लेंथ है। ठीक है ना? तो L इंटू एल 2 बार हम लेंथ लेंगे तब एरिया आएगा। तो लेंथ पे डिपेंड है ना, लेंथ स्क्वायर हो जाता है उसका यूनिट। वैसे स्पीड का तो बता चुका मैं, लेंथ अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के टर्म में हम कैसे मेजर करेंगे। ये शुरू का ऐसा ही है। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, समझो तुम लोग, अभी जहाँ स्टार्ट होगा वहीं से अच्छा लगेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से शो करने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 2 चीज़ों की, यदि वो स्केलर है। एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा डिफाइंड यूनिट। किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए कितना है वो और उसकी यूनिट क्या है, ये हमको जानना ज़रूरी है। जैसे अपन बोलते हैं, दुकान में जाते हैं, बोलते हैं 5 kg हमको चावल दो, तो 5 क्या हुआ वहाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और kg क्या हुआ, उसका यूनिट हुआ। तो जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, उसका हमको 5 टाइम चाहिए क्वांटिटी, ऐसा हम शो करते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और सुटेबल यूनिट की और न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यही बोला है, देखो ये जो भी अपन निकालते हैं वो कंपैरिजन ही है, अपन कंपेयर ही करते हैं। यहाँ पे बोला है, देखो अ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इट्स स्टैंडर्ड यूनिट जो भी है इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट। मतलब हम कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित करे रहते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं, वो यूनिट होता है, ठीक है ना। अरे भाई शुरू में कैसे जाने होंगे कि इतना ही 1 किलोग्राम है, उनको पहले तय कर लिए होंगे कि भाई ये जो है ये चाहे जितना भी हो ये 1 किलोग्राम है, ऐसा मान लिए होंगे पहले, तभी तो है। ये तो सब जानकारी जब नहीं रही होगी स्टार्टिंग में, वो लोग यही 1 किलोग्राम है ऐसे तो नहीं जाने होंगे, वो मान लिए होंगे कि ये जो है हमारे पास वही 1 किलोग्राम है, हमको 10 चाहिए तो इसका 10 टाइम हमको देना पड़ेगा, ऐसा। तो वो जो हमने पहले निर्धारित कर लिया है वही यूनिट है, हम कंपेयर ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो यहाँ पे बोला टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द फॉलोइंग टू आर इसेंशियल, फर्स्ट है यूनिट एंड सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या शो करता है कि वो जो कंपैरिजन जिससे हम कर रहे हैं वो कितना टाइम शामिल है। जैसे अपन को 10 मीटर का कोई स्पेसिफिक कपड़ा चाहिए, तो मीटर क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो मतलब एक निश्चित लंबाई को जो है उसको हमने 1 मीटर मान लिया है, उसका हमको 10 टाइम चाहिए तो 10 मीटर हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड जो हमने निर्धारित कर रखा है वो यूनिट है। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्वांटिटी, इसको ऐसा समझो, तुम समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तुम किसी दुकान में जाओगे और बोलोगे मेरे को 1 क्विंटल चावल दो, या बोलोगे 100 किलोग्राम चावल दो, तो दोनों कंडीशन में तुमको जो मात्रा देगा वो तो सेम रहेगा। तो फिर फर्क क्या है यहाँ पे, तुम जो बोल रहे हो उसमें डिफरेंस कहाँ पे है। 1 क्विंटल कह रहे हो और 100 किलोग्राम कह रहे हो, ध्यान देने वाला चीज़ है। हाँ 100 कह रहे हैं ना, तो जहाँ पे न्यूमेरिकल जो है नंबर बढ़ गया, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसकी साइज़ उतनी गुना कम हो गया। 1 किलोग्राम और 1 क्विंटल, माने जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है, यदि क्वांटिटी सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइज़ ऑफ यूनिट छोटा हो जाएगा, उसी रेशियो में हो जाएगा। जैसे 1 क्विंटल कह रहे हैं तो नंबर 1 हुआ, क्विंटल यूनिट हुआ, और 100 किलोग्राम कह रहे हैं तो नंबर 100 टाइम हो गया और यूनिट किलोग्राम हो गया। तो जो 1 किलोग्राम है ना, वो 1 क्विंटल का मतलब 1/100 इंटू 1 क्विंटल इक्वल 1 किलोग्राम होता है। माने 1 किलोग्राम का 100 टाइम लेंगे तब 1 क्विंटल होगा। 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितना बढ़ता है उतना ही साइज ऑफ यूनिट जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। वैसे तुम 1 क्विंटल कहोगे तो, या 100 कहोगे, 100 किलोग्राम कहोगे तो, यदि 1 क्विंटल को 1 की जगह 100 पढ़ के देगा वो तो 100 क्विंटल नहीं दे देगा, ठीक है ना। तो यदि हमको यूनिट की साइज़ बढ़ाने पर न्यूमेरिकल वैल्यू उसी रेशियो में छोटा हो जाता है, और यूनिट के साइज को छोटा करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू उसी साइज़ में बढ़ जाता है। मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जितना बड़ा यूनिट लेंगे उतना ही हमको कम न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, और जितना छोटा यूनिट लेंगे उतना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, बोर्ड में बताया जाए क्या, लाओ कापी दो तो थोड़ा सा चल ला। मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू n है और यूनिट u है, तो ये जो होता है n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u होता है, या u का कहोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इसका मतलब यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम कुछ ले लें तो n इक्वल k/u हो जाएगा। ये क्या शो करता है कि n इंटू यू इक्वल k होगा, माने यूनिट और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ये 100 किलोग्राम ही होगा, चाहे तुम 1 क्विंटल मांगो तो या 100 किलोग्राम मांगो तो। यहाँ 1 रहेगा तो ये क्विंटल हो जाएगा, यहाँ 100 रहेगा तो ये किलोग्राम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है हमेशा वो 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल ही होगा। तो इस तरह से यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। ये यहाँ पे इतना ही है इसमें। तो ये रिलेशन सभी जगह काम करेगा। हाँ, सब जगह ये दिया है तुमको, देखो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए यूनिट का ये बताया है, कुछ स्टैंडर्ड को इसको फॉलो करना चाहिए तभी वो डिफाइंड है, उसके बारे में कुछ बोला है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, एनी यूनिट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। किसी भी यूनिट में ये नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट जरूर करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो क्या क्या बोल रहा है, ये सब ऐसे ही सुन लो उसको। पहला बोल रहा है द साइज ऑफ यूनिट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। यूनिट का साइज को ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, पहला। दूसरा बोला है इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। इसको समय और स्थान के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। मतलब यदि तुम अमेरिका में जाओ 1 किलोग्राम का हो तब भी उतना ही होगा क्वांटिटी, भारत में आके मांगोगे 1 किलोग्राम का होगे तब भी उतना ही क्वांटिटी मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाके 1 किलोग्राम का होगे तो यहाँ जो मिलता है उसका डबल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। माने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होनी चाहिए उसकी जो मात्रा है वो। अब तीसरा बोल रहा है इट शुड बी स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब क्या है, कैसे स्टेबल होगा? कहने का मतलब ये है कि हाँ, कहीं 1 किलोग्राम मांग रहे हैं तो कहीं 1 किलोग्राम मांग रहे हैं तो जितना दिया है दूसरे जगह मांगे तो थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी जगह एक ही बता। हाँ, फोर्थ में बोला है इट शुड बी इजीली कंपेरेबल विथ अदर स्मॉलर यूनिट। इसको दूसरे छोटे यूनिट से आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 मीटर कहेंगे तो 1 मीटर का तो स्टैंडर्ड लेंथ है ही है, जानते हो कितना बड़ा होता है। अब उसको सेंटीमीटर में शो करेंगे तो हमको आसानी से कंपेयर कर लें उसको कि 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर होगा, तो कंपेरिजन संभव हो। और उसके बाद बोला है द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। इसको अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। ये सभी को स्वीकार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 1 किलोग्राम तौल दिए और तुम तौल दिया मैं 1 किलोग्राम दे दिया कह के जिद में अड़े हो, सामने वाला मान ही नहीं रहा है कि 1 किलोग्राम है कह के, है ना। ऐसा कब होगा? जब तुम कांटा मारोगे। कांटा मारना जानते हो ना? हाँ, कैसे वेट को 1 किलोग्राम है कहते हैं और उसको कम वेट ले लेते हैं। ऐसा अनेक, ये आटा को 10 किलोग्राम लेके 9 किलोग्राम को 10 किलोग्राम बता देता होगा काबू करने का नहीं रहता, ऐसे कुछ रख दो फिर कर दो तो वजन को 0 बताते हैं। हाँ, वो केमिस्ट्री लैब में उस सॉल्यूशन को लेते थे तो करते पेपर में। हाँ, इस तरह से। और यहाँ बाजार में ना क्या करते हैं मालूम, कहीं नीचे चुंबक लटका दे रहेंगे हाँ, कुछ और ऐसा। वो अपना टेक्निक जो है, हाँ, सब भारत के जो गांव वाले हैं ना उनके पास ज़्यादा टेक्निकल माइंड हो गया है आजकल। ऐसा चीज़ मिला के दूध बना देंगे, तुम डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे कि वो मिलावटी दूध है कि ओरिजिनल दूध है। गांव वाले ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल। हम लोग कहाँ से अंडा लाए हैं, कैसे स्मेल आ रहा है उससे, कितना पता नहीं क्या मिला है। आजकल तो क्या बोलते हैं उसको, सोडा पाउडर वगैरह को मिला मिली के कैसे दूध बना देते हैं, शैम्पू वगैरह को। वो टेस्ट वाले में नहीं पता चल जाता है। हाँ, अलग से जाता है टेस्ट। हाँ, लेकिन हानिकारक नहीं रहता, लेकिन फिर भी मिला के, जैसे सोया पाउडर को मिला देते हैं। सफ़ेद पाउडर होता है ना, जो अमूल दूध होता है, या जो पैकेट वाला दूध आता है ना, उसको घोल के मिला देते हैं। लेकिन प्योर वाला रहेगा ना तो उसमें दूध की खुशबू अलग आता है, रद्दी टाइप। ये जो पैकेट वाला दूध आता है
और इसमें का आधा लीटर है, इसमें का 2-3 लीटर मिलाओगे तो इसी दूध का खुशबू आने लगता है, पता नहीं चलता कि ये पैकेट वाला दूध है कि। पर हमारे यहाँ जो दूध वाले आते थे वो लोग तो एक से कमाल के थे। उनको ना ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उनकी जो गाय जो दूध देती है ना वो ज़रूरत के हिसाब से देती है। जैसे मैं बोलता ना यादव भाई आज मेरे को 10 किलो दूध की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, हो जाएगा ना महाराज, ऐसा माने अब महाराज को 10 किलो ज़्यादा दूध की ज़रूरत है तो उसका गाय 10 किलो ज़्यादा दूध उसको दे देगी। एक दिन बछड़ा वेंडिंग मशीन था वो। एक दिन बछड़ा भूखा रहेगा। तो ऐसा है, मतलब वो लोग जितना चाहे गाय से दूध ले सकते हैं। एग्रीमेंट है गाय और दूध वाले के बीच में, ऐसा टाइप। ओके, और उसके बाद उसमें लास्ट जो कुछ और पॉइंट दे रखा है, इट कुड बी रिप्रोड्यूस्ड एट एवरी प्लेस ईजली। इसको हर जगह में सरलता पूर्वक रिप्रोड्यूस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, दर्शाया जा सके। और लास्ट पॉइंट है और 8th पॉइंट है इसमें, देयर शुड बी नो चेंज इन इट विथ चेंज इन फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट के चेंज होने से इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब दिया है, तुम पढ़ लेना, कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सब कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वहाँ जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जैसे मीटर है, तो इरिडियम और क्या क्या कीमती धातुओं का मिश्रण का बना हुआ एक निश्चित लंबाई है, जो हमेशा कहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्थाएं हैं जहाँ वो एक निश्चित टेम्परेचर में रखा जाता है। अब निश्चित टेम्परेचर की क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर फैलता सी कुड़ता है कोई चीज़। टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो फैल जाएगा। हाँ, तो 1 मीटर जितना को हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा नापेगा वो। टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ जाएगा, मतलब कम नापेगा वो। तो इस तरह से वहाँ की जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर होनी चाहिए। उस टेम्परेचर में ही जितना लेंथ है उसी को 1 मीटर कहेंगे हम। तो इस तरह से इसीलिए बोला है कि फिजिकल जो कंडीशंस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल एंड डेरिव्ड यूनिट के बारे में कुछ बता रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। उन यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं जिसके टर्म्स में हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम डेराइव या कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। अब द यूनिट विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। अब ऐसे यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में शो करें तो इस यूनिट को अपन डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे अभी बताया था, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, माने डिस्टेंस का यूनिट और टाइम के यूनिट के टर्म में हम उसको शो कर रहे हैं। इसलिए जो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड वो डेराइव्ड यूनिट है, जबकि हम सेपरेट यदि बोलें मीटर और टाइम तो ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अब देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानो। यहाँ 3 सिस्टम है यूनिट के। पहला है CGS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम और तीसरा MKS, और इसी को थोड़ा सा एडवांस करके या थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद ऐसा यूनिट कह दिया है। तो सबसे पहले CGS सिस्टम क्या होता है? देखो, CGS सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को अपन सेकंड में लेते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऐसा कह सकते हो। लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ये CGS सिस्टम हुआ। अब दूसरा सिस्टम जो कि FPS सिस्टम है, इसमें क्या है? देखो, डिस्टेंस को फुट में, लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम हुआ। और तीसरा है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब मनोज कुमार शर्मा सिस्टम नहीं है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। डिस्टेंस को हम मीटर में नापेंगे और मास को अपन किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो ये हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और इसी को थोड़ा सा
करेक्शन करके एसआई सिस्टम बनाया है, किसको, एमकेएस सिस्टम को। टेम्परेचर का फंडामेंटल टेम्परेचर को अपन केल्विन में या सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो जब आएगा वो भी फंडामेंटल की यूनिट में 7 ठो आते हैं, देखो नहीं दे दिया है फंडामेंटल, उसमें आएगा 7 फंडामेंटल। हाँ, यहाँ पे देखो कौन कौन सा। एक तो लेंथ है जिसका एसआई सिस्टम में मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है सब में, मगर टेम्परेचर का सब में एसआई सिस्टम में ये केल्विन लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी जो चमक की जो यूनिट है वो कैंडेला लेते हैं, जिसको सीडी से इंडिकेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में नापते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह मोल में लेते हैं। अब एक और है, प्लेन एंगल को अपन रेडियन में नापते हैं, जबकि सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापते हैं। ये 7 जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये 7 के अलावा 7 नहीं 9 है टोटल। 9 में 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जो एंगल वाला है वो, बाकी 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक। ये याद रखना पड़ेगा बाद में कि फंडामेंटल यूनिट, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, जो कि क्या क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस और क्वांटिटी ऑफ मैटर। लुमिनस मीन्स चमक की तीव्रता, कितनी ज़्यादा चमक होती है। सनरेज जो है आज बिल्कुल भी चमक नहीं है, क्योंकि सनरेज आ ही नहीं रहा है हम तक। वैसे थोड़े पहले मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर छुप गया तेरे देख के डर के। ओके, तो ये मेजरमेंट के 3 सिस्टम हैं, और क्या क्या फंडामेंटल यूनिट्स है ये तो बुक में दिया है, तुम बेहतर तरीके से रट लेना उसको सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बता रहा था, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ। ये क्या बोल रहा है देखो एसआई यूनिट में, द नेम एसआई इज़ इन एब्रिवेशन ऑफ ली सिस्टम इंटरनेशनल। ली मतलब देखो, ली सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट विच इज़ फ्रांच इक्विवेलेंट टू ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओहो, क्या समझा रहा है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। पूरे विश्व स्तर पे हम एक थोड़ा सा उसको यूनिफाइड किए हैं, कुछ नियमों को में करेक्शन करके एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्य है, उसी को हम एसआई सिस्टम कहते हैं। और जनरली एमकेएस सिस्टम ही है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, ये बोला है देखो, एसआई सिस्टम वी कंसिडर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन ऑल, ये जो नेम दिया है ऐसा। ठीक है, तो इसको जैसे अपन एमकेएस सिस्टम को थोड़ा सा एडवांस किया गया है, और उसी को फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम बनाया गया है। अब उसमें इंटरनेशनल यूनिट में या एसआई यूनिट में 7 ठो फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है और 2 ठो सप्लीमेंट्री यूनिट लिया गया है। सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में एक लाइन, 2 लाइन के बीच का जो एंगुलर मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं। और सॉलिड एंगल क्या होता है मालूम है? सॉलिड एंगल जो होता है, एरिया और किसी पॉइंट पे उस एरिया का उस पॉइंट से डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे ए अपान आर स्क्वायर, एरिया अपान आर स्क्वायर इज नोन एज सॉलिड एंगल। अब डिस्टेंस को तुम फिक्स रख के एरिया को जितना बढ़ाते जाओगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। एंगल, एंगल मीन्स ऐसा 3 डायमेंशनल होता है एंगल। जैसे देखो, एक वो जो कोन लेते हो ना, सब तो आइसक्रीम खा रहे होगे अभी, आइसक्रीम का जो कोन होता है और उसका जो अपर साइड होता है ऐसा सर्कुलर शेप में होता है ना, तो वो एरिया और कोन का नोक होता है नीचे, उस नोक से उस एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना और उसका स्क्वायर कर देना, और एरिया ऑफ बेस वही सर्कुलर एरिया, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो जो मिलता है उसको अपन सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ, यदि हम एक स्फीयर ले लें पूरा, तो उस स्फीयर के कारण
स्फीयर के जो सरफेस एरिया है उसके कारण उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल होगा, कैसे बताओगे? इसी डेफिनेशन को यूज़ करो, एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 3/4 तो वॉल्यूम होता है स्फीयर वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेरिकल शेप में है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब मेंसुरेशन में पढ़े हो गए तुम लोग, आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाले हो सर, कुछ याद नहीं रहता है तो उसमें लिख के रखने, इसके ऐसी तो दिमाग में लिखा है तो ठीक है कि जब ज़रूरत पड़े तो याद आ जाए। अब तुमको याद नहीं आएगा तो तुम खोल के देखोगे तो कहाँ पे नोट किए हैं और क्या होता है। वो क्या है ना, ऐसे देख लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप गलत को याद करते जाते हैं। हाँ ये तो 2-4 बार देख देख के यूज़ कर लो तो कंफर्म हो जाता है और याद हो जाता है। 4 पाई आर। हाँ तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है ए, उसका स्फेरिकल शेप में है तो, और उसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसल आउट होगा, 4 पाई बचेगा। तो क्या हुआ कि यदि एक स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे बना गया सॉलिड एंगल हम निकालें तो वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड किसको माना है उसको बताया ही है। डेफिनीशन ऑफ डेफिनीशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम, ये किसको लिया? मैं जो बोल रहा था ना कहीं ऑफिस में या कहीं अंतर्राष्ट्रीय किसी संस्थाओं में रखा हुआ है क्या? ये देखो क्या है, मीटर क्या होता है, किसको ये स्टैंडर्ड माना है, यहाँ पे तुम पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो इन फिजिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ इज कंसर्न विद द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। भाई किसी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही तो अपन लेंथ कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ, ये तो जानते हो। इन एसआई यूनिट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड सिम्बॉलिकली इट कैन रिप्रेजेंट या इट कैन इंडिकेट एज स्मॉल एम, छोटे एम से हम शो करते हैं इसको। अब 1 मीटर क्या होता है ये बता रहा है। देखो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ बार ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, मतलब प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र धातु का बना हुआ एक बार है जो कि 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे जो उसके दोनों एंड पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 मीटर कहते हैं। ये निर्धारित है, ठीक है, 1 है ना। और इसका जो प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ठीक है। तब उन दो माने एक बार के दोनों सिरों के बीच का डिस्टेंस जो कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हो और वो ऐसे जगह में रखा हो जहाँ का टेम्परेचर 273.16 केल्विन हो और वहाँ का जो प्रेशर 1 बार प्रेशर हो, तब उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। ये क्या आगे बता रहा है देखो, 1 बार प्रेशर, ये प्रिजर्व एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट, ये क्या लिखा है, सेवर्स कोई जगह है देखो, एट सेवर्स नियर पेरिस इन फ्रांस, माने फ्रांस में पेरिस के पास में कोई सेवर्स नामक जगह है जहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम का जो मिक्स धातु है वो एक निश्चित टेम्परेचर और एक निश्चित प्रेशर पे रखा हुआ है। तो वो जो बार है उसके दोनों सिरों के बीच के डिस्टेंस को ही हम 1 मीटर कहते हैं। तो पहले निर्धारित किए ना कि किसको 1 मीटर कहते हैं। ऐसे लेंथ का 1 मीटर क्या होता है तुम पढ़े। एक और कुछ और बहुत सारे डेफिनेशन दे रखा है, एक डेफिनेशन और देखते हैं। देखो 1 स्टैंडर्ड मीटर इज इक्वल टू, यहाँ ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, 1 स्टैंडर्ड मीटर इज इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ
ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86 सोर्स। प्योर क्रिप्टॉन 86 सोर्स जो है या क्रिप्टॉन जो है, जिसका एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक मास 86 है, वो इतना वेवलेंथ जितने लंबाई में आएगा वो 1 मीटर होगा बोल रहा है। 1650763.73 वेवलेंथ किसका? ऑरेंज रेड लाइट का, ऑरेंज रेड लाइट का इतना वेवलेंथ जितना डिस्टेंस पे आएगा उसको 1 मीटर कह रहा है। तो ये सब तुम दिमाग में रखो, होता है ऐसा कह के। अब बहुत सारे दूसरे यूनिट भी हैं, बहुत छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए, फिर बहुत बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए अलग अलग डिस्टेंस का यूनिट ले रखा गया है। पहला है देखो माइक्रोन। माइक्रोन मतलब होता है 1 मीटर का 10⁻⁻⁶ पार्ट को 1 माइक्रोन कहते हैं। ये छोटी दूरी को नापने की इकाई है। हाँ, कुछ भी हो, 1 मीटर को 10⁻⁶ इक्वल पार्ट में बांटना, माने 1 करोड़ टुकड़ा में बांटना, तो उसमें का ईच पार्ट जो है 1 माइक्रोन होगा। समझ, 1 करोड़ टुकड़ा। और एक एंगस्ट्रॉम है। दिस यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स टू एक्सप्रेस साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है जो डिस्टेंस का वो न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होता है, जिसके सहयोग से अपन न्यूक्लियर का साइज़ वगैरह बताते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 मीटर को 10⁻10 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो जो ईच पार्ट होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। फर्मी एक और यूनिट है, फर्मी डिस्टेंस का, हाँ, FERMI। दिस यूनिट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज़ को देखो, एक एटम एक तो इतना छोटा होता है जो दिखता नहीं, उसका भी न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के साइज़ को अपन फर्मी में नापते हैं। न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। माने 1 मीटर 15 1 मीटर को 10⁻15 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसमें का ईच पार्ट जो होगा वो 1 फर्मी होगा। और न्यूक्लियस का साइज़ इसी साइज़ का रहता है, फर्मी साइज़। जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस, हाँ, वो एटम जो हमको दिखता नहीं उसका भी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस का साइज़ के बारे में चर्चा कर रहा है। इस पूरे कमरे में बहुत सारे हवा भरे हुए हैं। हवा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वगैरह है। अब वो ऑक्सीजन जो हमको दिख नहीं रहा है उसका भी साइज़ निर्धारित कर डाले हैं, उसका भी न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस का साइज़ कोई इसको काट के देखो। वो एक्सपेरिमेंटल उसका वेरिफिकेशन होगा, किसी तरह से उसको प्रूव किए होंगे। अब वो चीज़ दिखता नहीं, उसको कैसे काटेगा वो? वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, उसमें भी नहीं दिखता, जबकि चींटी का साइज़ भी हाथी की इतना ऊंचाई दिखेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। चींटी दिख जाता है ना, हाँ, आँख से दिख जाता है। हो तो उसको भी 1 लाखों गुना बड़ा करके देखोगे तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो लाख गुना माने 10⁵ टाइम हुआ। ये तो 1/10⁻15 टाइम होता है 1 मीटर का। माने तुम 1 लाख गुना भी बढ़ाओगे तब भी वो उसका साइज़ जो है वो 10⁻⁻5 मीटर साइज़ का होगा। 10⁻⁻10 साइज़ का। माने 1 मीटर को 10⁻10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो होगा ना, उसका 1 पार्ट का जो लेंथ होगा वो उतना साइज़ में हमको तब दिखेगा जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, जिसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, देखने की शक्ति, हाँ, आवर्धन क्षमता हिंदी में कहते हैं, और जो है वो जो भी करो सब assumption पे चल, देखा तो होगा नहीं अभी है ही नहीं। हाँ, किसी ढंग से उसको एक्सपेरिमेंटली उसको लैब में उसको वेरीफाई किए होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट, मान लिए कि ऐसा होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। नहीं सर उसको पहले प्रूफ किए हाँ, होंगे, प्रूफ किए हैं, लेकिन साइज़ दिखता नहीं है। देखे कोई नहीं। हाँ, देख के नहीं, मतलब उसके लिए अलग से एक रिसर्च, हाँ, कैलकुलेशन के थ्रू उसको किसी भी, मॉडल ऑफ एटॉम टाइप, हाँ, सब अपना अपना करके बस डाल
क्रिएट करके इसमें आगे एक्सपेरिमेंटल उसका वेरिफिकेशन भी देगा। अगर टीचर लगने पर तो आ जाए फिर क्या होगा। नहीं, आगे इसी में या फिर इसके बाद वाले क्लासेस में 12वीं में। हाँ, तो उसके बाद ये हो गया। अब लाइट ईयर, ये लाइट ईयर जो है बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तुम जानते हो 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक लाइट रेस को पहुंचने में ही सालों लग जाते हैं। यस सर। तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ होता है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो 1 ईयर में कोई लाइट रेज जितना डिस्टेंस कवर करती है। सोचो भला 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है लाइट। तो 1 दिन में, तो 1 महीने में, तो 12 महीने में 3 लाख 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। दूसरा ना शायद ये तो साउंड का हाँ, साउंड का नहीं है, साउंड का तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसा? हाँ, साउंड का उतना नहीं होता, लाइट का होता है 3 लाख किलोमीटर। 3 × 10⁻⁸ 8 नहीं 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर होता है। वहाँ पे कुछ यूनिट में पावर में गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो ठीक तो है, 3 लाख किलोमीटर है ना, ठीक तो है, होता तो है उतना ही। देखो मैं कैसे बता देता हूँ। अच्छा, एक मिनट मीटर में चेंज करोगे ना, वो तो किलोमीटर में है ना। वही हाँ, 3 × 10⁻8 मीटर है वो, उसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 लाख किलोमीटर। 8 को देखा ना, तो 8 तो डायरेक्टली करोड़ पे बोल रहे हैं। अब ये लाइट ईयर, ये देखो 1 लाइट ईयर जो होता है ना, कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। ये निकाला है, कैलकुलेशन से निकाल सकते हो तुम। अब एक पार्सेक जो है वो भी डिस्टेंस ही मेजर करता है, लेकिन किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं बताया। देखो 1 पार्सेक रिप्रेजेंट पैरालिटिक सेकेंड। 1 parsec is the distance at which an arc of 1 angstrom long subtends an angle of 1 second। देखो उस डिस्टेंस को हम 1 parsec कहेंगे, उस कर्व की लंबाई को हम 1 parsec कहेंगे, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट लें तो वहाँ पे वो 1 सेकेंड का एंगल बनाए। अब 1 सेकेंड किसको कहते हैं मालूम है? एंगल ट्रिग्नोमेट्री 9th-10th में तो तुम छोड़ दिए रहे होगे। यही था, लेकिन ऐसा सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, लेकिन उसमें 1 सेकंड ये हम लोग 9th-10th में एक ट्रिग्नोमेट्री हमेशा था। यहाँ एक लड़का खड़ा है, वो ऊपर देख रहा है, पता नहीं क्यों, उसके आँख से यहाँ हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस। यस वैसा 150 क्वेश्चन बनाया, वो पता है 1 सेकंड नहीं आता। देखो जैसे हम अपन क्या करते हैं, 91 जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें से राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट होता है 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री को अपन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें का ईच पार्ट होता है 1 मिनट, ठीक। और 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें का ईच पार्ट होता है 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब 90 एंगल को तुम पहले कितने में डिवाइड किए? 90 इक्वल पार्ट में। फिर उसको कितने, इस पार्ट को कितने में डिवाइड किए? 60 में। फिर उसमें कि इस पार्ट को जब 60 में डिवाइड करोगे तो वो जो ईच पार्ट मिलता है वो 1 सेकेंड होता है। उतना छोटा एंगल बनाएं जहाँ पे, ठीक है ना, तब उस कर्व की लंबाई 1 पार्सेक होगा। ये अलग अलग डिस्टेंस मेजरमेंट का यूनिट है, जब जहाँ जैसा ज़रूरत होगा वहाँ और विस्तार से बता देंगे हम, ठीक है। बहुत सारा बकबक हो चुका है, थोड़ा काम का चीज़ आता है तो अच्छा लगता है पढ़ने में। अब मास को किस में देखते हैं? देखो मास किलोग्राम में जिसको नापते हैं ना, देखो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। जो मैटर की जो क्वांटिटी होता है उसी को अपन मास कहते हैं। मास से यदि जी को हटा दिया जाए तो वेटलेस हो जाता है। मास में जी जोड़ोगे तभी उसका वेट आता है। वेट तो इसलिए है क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए वो वेट शो करता है। तो यहाँ पे
मास का यूनिट देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मास आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड बताया है देखो, द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवर्स नियर पेरिस इन फ्रांस इज डिफाइंड एज 1 किलोग्राम। मतलब एक टुकड़ा है प्लेटिनम इरिडियम का मिक्सचर का एक टुकड़ा है जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो जो है वेट का इंटरनेशनल ब्यूरो है, वेट एंड मेजरमेंट का इंटरनेशनल ब्यूरो है जो कि पेरिस, फ्रांस में पेरिस के पास एक सेवर्स नामक जगह है, वहाँ रखा हुआ है। उसके मास को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। माने जो भी मेजरमेंट होता है उसी से कंपेयर होता है। तो अभी लेंथ के लिए लिए थे, लेंथ के लिए ये डिस्टेंस को दिए थे दो, एक बार के, ये सेम ही चीज़ था ना लेकिन। हाँ जगह वही है, हाँ बाकी उसमें लेंथ है, इसमें वेट है, मास है। नहीं वो जो मिक्सचर सभी मटेरियल, हाँ वो दोनों मिक्सचर तो सेम है, प्लेटिनम इरिडियम मिक्सचर जो है। तो ये इसमें लेंथ की जगह मास का ये और केमिकल में क्या करते हैं, कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस में जो होगा ना, 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे डेंस और 1 लगभग 1 के बराबर होता है। उस कंडीशन में 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वो 1 किलोग्राम होता है। और भी केमिकल रिएक्शन में जो यूज़ करते हैं, ये देखो, ये कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। इन एटॉमिक स्केल द मास ऑफ 5.0188 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम ऑफ कार्बन, 10 के पावर 25 एटम, 5 इंटू 0188 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम जो होगा कार्बन का, उसका मास 1 किलोग्राम होता है। मतलब तुमको यदि ये कह दिया जाए कि 1 किलोग्राम कार्बन के एटम को काउंट करो कह के, तो सब परिवार बैठ के जीवन भर गिनोगे तब भी नहीं गिन पाओगे। 10 के आगे 25 तो जीरो है। अब हाँ, उतने एटम का मास जो होगा वो 1 किलोग्राम होगा। अब ये बोल रहा है, इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में मास को मेजर करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, देखो, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। कार्बन 12 माने ऐसे कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका 1/12 पार्ट को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये लगभग 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का भी मास इतना ही होता है। अब और बड़े बड़े यूनिट हैं। क्विंटल में नापते हो 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं। मेट्रिक टन में नापते हो 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम को मेट्रिक टन कहते हैं। और स्मॉलर यूनिट मिलीग्राम, ग्राम में नापते हो 1 किलोग्राम का 1000 पार्ट, मतलब 10 टू द पावर -3 किलोग्राम को 1 ग्राम कहते हो। मिलीग्राम में नापते हो मतलब 10 टू द पावर -6 किलोग्राम को 1 मिलीग्राम कहते हो, वगैरह वगैरह। और टाइम को हर जगह सेकंड में ही नापते हैं। और 1 सेकंड किसके बराबर होता है ये बताया है। देखो, 1 सेकंड जो है, जो मीन सोलर डे है, मीन सोलर डे माने समझ में आ रहा है कि मीन सोलर डे किसको कहते हैं? सोलर डे, हाँ, मतलब जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर पूरा एक राउंड लगा लेता है, उतने समय को तुम 80,400 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो आएगा उसको 1 सेकेंड कहते हैं। समझ गए? सीधा सीधा। और भी कुछ दिया है जो तुम्हारे समझ से परे है, इसलिए छोड़ दो। तो सोलर डे किसको कहते हैं बताया, देखो ये देखो, द टाइम टेकन बाय द अर्थ, अच्छा, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा, अर्थ अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में जितने समय में 1 कंप्लीट रिवॉल्व पूरा करता है, एक बार पूरा घूम जाता है, उसको एक सोलर डे कहते हैं। उसको बोल रहा मैं, दूसरा बोल दिया था। हाँ, अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसा ऐसा भी घूमता है ना, तो एक राउंड पूरे समय जितने समय में घूम लेता है अर्थ अपने एक्सिस के, उसको 1 सोलर डे कहते हैं।
ये बोला द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू सन। अच्छा, वो भी सन के रेस्पेक्ट में, बाप रे, मैं तो अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल दिया था। सन के चारों ओर एक राउंड है, हाँ तभी तो सोलर डे हुआ। सन के चारों ओर एक राउंड जितने समय में कंप्लीट करता है उसको 1 सोलर डे कहते हैं। ठीक है। और एक तो दिया है सेड्रियल डे, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब अर्थ अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में 1 रिवॉल्यूशन जितने समय में कंप्लीट करता है उसको सेड्रियल डे कहते हैं। और एक सोलर ईयर है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड सोलर ईयर। वैसे भी अर्थ जो है अपने सन के चारों ओर जितने समय में एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है वो 1 साल होता है। और सूर्य पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के चारों ओर एक राउंड जितने समय में कंप्लीट करता है वो 1 महीना होता है। और क्या नहीं, 1 महीना वो गलत बोल दिया हूँ। चंद्रमा, हाँ चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर एक राउंड जितने समय में कवर करता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो मेरे ख्याल से एक जो 24 आवर लेता है वो। ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको देख लो तो ताकि गड़बड़ मत हो। कौन कौन कितने कितने समय में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। सोलर ईयर तो समझ में आ गया कि अर्थ जो है सन के चारों ओर जितने समय में एक राउंड कंप्लीट करता है उसको सोलर ईयर कहते हैं। और ट्रॉपिकल ईयर किसको कह रहा है? देखो, द ईयर इन विच द कंप्लीट सोलर इलिप्स ऑकर इन इज कॉल्ड। अब इस समझ में ही नहीं आएगा तेरे। लीप ईयर किसको कहते हैं? जिसमें 29 डेज होते हैं, जिस ऐसे ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। बस ऐसे इतना ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, इतना ही जाना। 29 वाला मंथ तो सिर्फ एक ही आता है ना। ओ, हर 4 साल में एक बार आता है। तो ये लेकिन यहाँ पे देखो 24 घंटे में अर्थ अपने राउंड का एक राउंड लगाता है अपने एक्सिस का, कि चंद्रमा पृथ्वी का एक राउंड लगाता है, ये क्लियर करो। वैसे जहाँ तक देखो एक 24 घंटे में एक बार दिन एक बार रात होता है ना, इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक राउंड लगाता है, तभी तो आधे हिस्से में अंधेरा हो जाता है, आधे हिस्से में उजाला हो जाता है। सर जिस साइड मतलब कि अर्थ का सरफेस सन तक होता है उस हाँ, टाइम वो रहता है। तो 24 घंटे में अर्थ जो है अपने राउंड अपने एक्सिस के 1 राउंड कंप्लीट करता होगा। और 1 महीना उसको कहते हैं जिसमें है चंद्रमा। हाँ वही तो 1 महीना लगभग 27 डेज मैंने लगभग 1 महीना उसी को। चांद 1 महीने में अपना ऑक्टेट कंप्लीट 7 डेज लिए हमने ना, कुछ दिन बचा और सब ऐड कर दिया। सर वो तो उसका ऑक्टेट रहता है ना सर, कि हर बार उसका मतलब उतना रिवॉल्व उसका भी कुछ रीजन रहता है सर, जैसे कुछ महीना 30 का रहता है। वो ना उसका बहुत सारे राजाओं के हिसाब से वो जो निर्धारित किए हैं। अच्छा हाँ, उसको हिस्ट्री में कहीं जाके पढ़ोगे तो मिलेगा, कोई राजा नहीं है। अभी जून चल रहा है शायद, वो एक जूलियस सीजर करके था शायद से, वो 10th 11th था उसके नाम पे। हाँ वो बोला नहीं भाई मेरे नाम से जो मंथ है उसमें इतना दिन होना चाहिए तो उसमें उतना डाल दिया, ऐसा ऐसा करके निर्धारित किए हैं उसको। जुपिटर 12 साल एक साल के बर्थडे के 12 साल लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, देख लो। वो सेल्सियस में चेंज करने का 273 हाँ 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 हाँ। टेम्परेचर एट विच द आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये जानते हो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पानी जो है ठोस अवस्था में भी रहता है, लिक्विड अवस्था में भी रहता है, गैसियस अवस्था में भी रहता है। एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर में वाटर को हम एक साथ तीनों कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं, होता है, उसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कौन सा टेम्परेचर? वो प्रेशर वगैरह भी चेंज करना पड़ता है। और टेम्परेचर मेरे ख्याल से इसमें कहीं दिया है 273 के आसपास ही है, देखो ना दिया है। हाँ मतलब 0 डिग्री। हाँ ये दे दिया है देखो 0 डिग्री ना। हाँ हाँ। द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 273.16 केल्विन एंड प्रेशर जो होगा वो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg पारे का। सर उसको सॉलिड लिक्विड और गैस के फॉर्म में रखने के लिए तो उसका टेम्परेचर भी हम लोग को करना पड़ेगा ना
तो प्रेशर का तो पास्कल था। हाँ, पास्कल ही है, लेकिन उसको HG के हाइट के रेट में मेजर करते हैं ना। अब इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन SI सिस्टम इज एम्पियर एंड इज एक्सप्रेस्ड बाई, देखो क्या बोले, 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं? 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम सेल प्रोड्यूस्ड अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम। कुछ समझ में आया? देखो आप समझाओगे। तो देखो क्या बोल रहा है ये। मान लो अपन नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया और इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, तो उस वायर के किसी 2 पॉइंट के बीच में जो भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी है, उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर जब 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगता है, तब हम कहते हैं कि उस पर जो करंट बह रहा है वो 1 एम्पियर का है। नहीं समझ में आया? होता क्या है कि करंट क्यों बहता है, तुम अभी 12th में, खैर तुमको थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो मालूम होगा, तुमको तो कुछ पता ही नहीं होगा अभी कि करंट क्या है, करंट क्यों बहता है। जैसे ही हम किसी वायर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, उस वायर में जितने भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है या मॉलिक्यूल है, उसमें एक फोर्स लगने लगता है। होता क्या है कि जैसे ही अपन पोटेंशियल इंक्रीज प्रोड्यूस करते हैं, पूरे कंडक्टिव मटेरियल के हर पॉइंट पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसको अपन फील्ड इंटेंसिटी E कहते हैं। ठीक है ना? मान लो कि E इंटेंसिटी का फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो तुम ये भी पढ़े होगे 12th फिजिक्स वाले लाइट में, करंट में, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखने पर उसमें एक फोर्स लगने लगता है। मान लो Q चार्ज रखते हैं तो EQ फोर्स लगने लगता है। तो उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल या तो वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं, और चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन को या मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। ठीक है? तो किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में यदि करंट बह रहा है, तो उसके किसी भी 2 ऐसे पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, में 1 एम्पियर का करंट बहे, तब हम कहते हैं क्या, हाँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगे सारी, उसके बीच में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे, तब हम कहते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, 12th में और ये डिटेल में समझो, उधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें सब दिया है। चमक को अपन कैंडेला में मेजर करते हैं, इतना ही जानो ज़्यादा। क्वांटिटी ऑफ मैटर को अपन मोल में मेजर करते हैं, बस। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। इतना ही जानो, ज़्यादा जानने की कोशिश में अभी तुम पंचर हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिस प्रकार की यूनिट का, वहाँ हम पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है? हाय, अब देखो कितना टाइम हो गया, देखो तो हो गया। बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा मेरा